यहाँ हमारे फल फरांग एरिया जो पहाड़ एरिया हैं इनमें भी अभी भी तालीम की कमी है सर। हमें बहुत खुशी हुई कि हम अपनी बात आपके आगे रख पाएँ। आपकी वसादत से हमारी बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट हमारी जो यूटी की है उस तक पहुँचेगी। 2001 या 2002 के बाद कश्मीर में एजुकेशन सिस्टम पहले से ठीक होना शुरू हो गया। वो खुद ही जान जाते हैं, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदियाँ आसमानों की, परिंदों को नहीं दी तालीम जाती है उड़ानों की। हमारे यहाँ इल्म जो पहले आता था अब धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहा है। वजह क्या है? वजह यही है कि स्कूलों की, अगर स्कूल है कहीं कहीं पे स्कूल्स है लेकिन बिल्डिंग की कमी है। एक बात मुझे समझ नहीं आज तक आ जाएगी कि जिस टीचर को, जिस लेक्चरर को गवर्नमेंट कम से कम 1 लाख या 1.5 लाख का तनख्वाह दे रहा है, तो वो इस तनख्वाह की मेहनत क्यों नहीं इस बच्चे पे कर रहा है? तो वो बाकी जो उसको कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा है तो वो तो अपने प्राइवेट की पेमेंट ले रहा है। दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, यूं सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। आदम नाज़रीन, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में। मैं प्रोग्राम की होस्ट सुरखाब जहरा। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद यही होता है कश्मीर के दूर दराज इलाकों में जाना, वहाँ के लोगों से बात करना और आला हुकाम तक पहुँचाना। इस गर्ज से आज हमारी टीम ने दौरा किया है जिला बांडीपोरा के चंदाजी एरिया का। तो आए नाज़रीन, करते हैं यहाँ के लोगों से बात और जानते हैं क्या कुछ मसलो मसाइल है इनके। इस प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो उभरते हुए सितारे भी इस प्रोग्राम में है। मैं बात कर रही हूँ तलबा की जो तालीमी इदारों से यहाँ पे आए हैं। यहाँ के मकामी लोगों के साथ साथ जो यहाँ पे तलबा है, इनसे जानेंगे कि इस इलाके का जो तालीमी निज़ाम है वो किस तरह से काम करता है। यहाँ हमारे फल फरांग एरिया जो पहाड़ एरिया हैं इनमें भी अभी भी तालीम की कमी है सर, क्योंकि ये स्कूल जो हैं पहाड़ों पर, यहाँ टीचर की बहुत कमी रहती है। नीचे वाले हैं लेकिन नीचे ऊपर जो पहाड़ों पर स्कूल है इनमें अभी टीचर की कमी है। गवर्नमेंट का ताल्लुक है एजुकेशन सेक्टर की। जब हम बात कर रहे हैं तो NEP 2020 जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ये तो एक अच्छी यानी पॉलिसी बनाई है, लेकिन अब पेरेंट्स ऐसे हैं कि इस और टीचर्स में इसको एक ऐसी इनिशिएटिव लेना है कि ये NEP 2020 को यानी आगे चलाने के लिए उनमें एक सलाहियत होनी चाहिए कि इसको यानी ये आगे चलाने के लिए, ताकि उनके बच्चे और पेरेंट्स भी इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए। जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो खाली टीचर का ही रोल नहीं है कि 10 से 4 तो एक बच्चा यानी एक टीचर के पास ही रहता है। उसके बाद हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो घर में ही रहते हैं। एक पेरेंट को चाहिए कि अपने बच्चे को इसको अच्छी तरह से तवज्जो दे, उसकी अच्छी तरह से देखभाल करे, उनको गाइडेंस करे, उनको काउंसलिंग करे और इन चीज़ों पे, ताकि आगे जाकर आपके बच्चे कुछ कर सकेंगे। अगर हम अपने बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश नहीं करेंगे, अच्छी तरल से उनको तालीम नहीं दे देंगे, तो खाली गवर्नमेंट ही नहीं कुछ कर सकता है। इसके लिए चाहिए कि पेरेंट्स ही ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे और स्कूल में इंशाल्लाह आजकल तो अच्छा खासा यानी तालीम चल रही है। खासकर NEP 2020 की जब हम बात करेंगे तो NEP 2020 तो बहुत अच्छी तरह से चल रही है, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स की तवज्जो चाहे, ताकि उनके बच्चों को परवरिश होनी चाहिए, अच्छी यानी गाइडेंस होनी चाहिए, ताकि वो आगे जाकर भी उनको आगे उसको फॉलो अप करेंगे। हमें बहुत खुशी हुई कि हम अपनी बात आपके आगे रख पाएँ। आपकी वसादत से हमारी बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट हमारी जो यूटी की है उस तक पहुँचेगी। सबसे पहले मैडम ने जो बात की एजुकेशन की मैं ये बात करूँगा, मैं बेसिक चीज़ पे बात करूँगा। सबसे पहले जो एजुकेशन में हमारे फॉरफ्लंग एरिया जैसे छांदजी है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है आगे, आप खुद भी जाके देख सकते हैं कि जो हमारे स्कूल हैं उसमें 4-5 कमरे बने हुए हैं। उन 4-5 कमरों में जैसे 4th और 3rd जो क्लास हैं, एक कमरे में 2 क्लास को पढ़ाया जाता है। आप खुद ही अपने जहन में ये सोच लीजिए कि वो बच्चे कैसे आगे जाएंगे। हम जब बच्चों से कुछ सवाल पूछते हैं घर में आके, बच्चों से हम जो दिन में वो जो पढ़ते हैं, जो एग्ज़ाम्स वगैरह करते हैं, बच्चे इतने काबिल हैं। टीचर हमारे भी, सबसे पहले मैं अपने टीचर्स को, आज के जो टीचर्स हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं बच्चों के साथ, लेकिन हमारी जो वहाँ पर बिल्डिंग है, खासकर मैं छांदजी की ही बात करूँगा क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, क्योंकि हम
बीइंग ए वॉलंटियर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में फॉरफ्लंग एरियाज़ जो भी हैं वहाँ पर मैं जाता रहता हूँ, वहाँ पर मैं देखता हूँ कि सबसे पहले प्रॉब्लम्स आती हैं बिल्डिंग की। हमारे जैसे यहाँ छांदजी में बिल्डिंग छोटी सी एक बिल्डिंग बनी है, 97 की है या उससे पहले की है, लेकिन उसके बाद आज तक मिडिल स्कूल है, उसके बाद आज तक आगे उसको नहीं बढ़ाया गया है। कई बार हमने गवर्नमेंट से भी अपील की थी, कई बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमने ये कहा था। अगली बार हमारी यहाँ पर डीसी मैडम आई थी, हमने उनसे भी गुजारिश की थी कि सबसे पहले हमारी ये बिल्डिंग को मेंटेन किया जाए। और आप देखिए, आप खुद जाकर वहाँ देख सकते हैं, मेरे गांव के लोगों से भी यहाँ पूछ सकते हैं, ये भी बात करेंगे आपके आगे कि हमारी जो बिल्डिंग है एक छोटी सी बिल्डिंग बनी हुई है, क्योंकि 160-170 रोल है वहाँ बच्चों का, क्योंकि बच्चों को वहाँ पर पढ़ने का मौका अच्छे से नहीं मिलता है। तालीम पर यहाँ बहुत बात अच्छी तरीके से इन्होंने अपने मसला मसाइल पेश किए, लेकिन पिछले 10 सालों से जहाँ से जब पंचायत राज यहाँ नाफिजुल अमल हुआ, मैं हर स्कूल में अपने एरिया में मैं कोयल हल्का कोयल से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ का 2 बार का सरपंच भी हूँ और सिविल सोसाइटी का चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हूँ। इस वक्त उससे मुंसलिक हूँ। स्कूलों में इस वक्त अच्छी तालीम है, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। मेरी गवर्नमेंट से एक गुजारिश है, बिलखुसूस LT गवर्नर साहब से, हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब से और मरकज़ी सरकार से, बांडीपोरा ज़िला जो है ये पहाड़ी एरिया है। आप इस दूर दराज इलाके में छांदजी के इलाके में आए हैं, ये फॉरफ्लंग एरिया है। बांडीपोरा का डिस्ट्रिक्ट सारा हिली बैकवर्ड है और बॉर्डर एरिया है। यहाँ ज़मीन की कमी है, ऊपर पहाड़ियाँ हैं, नीचे दरिया हैं। अगर मैं अपने स्कूल की बात करूँगा, मेरा हायर सेकेंडरी स्कूल 1964 में बना है, वही पुरानी बिल्डिंग। अब जब फंड्स आ रहे हैं, जैसे अभी मोहम्मद शफी साहब ने कहा, लैंड हमारे पास नहीं है, गवर्नमेंट का प्लान है कि सरकारी ज़मीन ढूंढो। हमारे गाँवों में हल्कों में सरकारी ज़मीन कहीं है ही नहीं, ज़मीन की काफ़ी कमी है। गवर्नमेंट को एक लाहेअमल मुरतब करना चाहिए कि भाई देखो, जहाँ ज़मीन नहीं है वहाँ ज़मीन उसकी एक्वायर की जाए, ताकि स्कूलों की जो प्रॉब्लमें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उसको पूरा किया जा सके। एजुकेशन के बारे में हमारी भी कुछ अपनी गवर्नमेंट इंडिया से और यूटी गवर्नमेंट से बहुत सारी उम्मीदें भी हैं और शिकायतें भी हैं। बहरहाल उनमें से कुछ शिकायतें या उम्मीदें इस तरह से हैं कि 2001 या 2002 के बाद कश्मीर में एजुकेशन सिस्टम पहले से ठीक होना शुरू हो गया और हमारे इलाके में माशाल्लाह बांडीपोरा में एक कॉलेज भी बना है, नया ही बना है, ये 2005 और 6 के दरमियान। पहले हमें सोपोर जाना पड़ता था हमारे बच्चों को। अभी हमारी जो डिमांड है वो बिनलीपोरा में ऐसे है कि हमारे बिनलीपोरा में हाई स्कूल के लिए हम बहुत जदोजहद कर रहे हैं और उसके लिए ज़मीन भी गवर्नमेंट से ये मेंटेन करके ली है, जैसे कि निशानदेही करके ली है, जिसे उर्दू में कहते हैं। हमारा मामला ऐसा है कि हमने बहुत बार डीओकॉम तक हम पहुँचे, वहाँ से नीचे तक उस ज़मीन के लिए वो मार्क लैंड हो गई है, अब इसमें बिल्डिंग बन जाए है हाई स्कूल के लिए, आज तक नहीं बनी और आज भी उसके कागज़ पड़े हैं हमारे डीसी ऑफिस में और हमारे सीओ साहब के पास। यहाँ से लिख के तहसीलदार एंड अदर सब से दे दिया है और ज़मीन की निशानदेही करके, और ज़मीन भी बाई रोड पे है। इसके लिए हमारी ये कोशिश जो है, इसके लिए इस प्रोग्राम में, आपकी टीम के प्रोग्राम में अगर उस पे रोशनी डाली जाए तो आपकी मेहरबानी होगी और हम आपके बहुत ही शुक्रगुज़ार रहेंगे। बाकी वसलाम। वो खुद ही जान जाते हैं, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदियाँ आसमानों की, परिंदों को नहीं दी तालीम जाती है उड़ानों की। First of all, I would like to thank the Rubru team
who have visited this beautiful area, especially this Chandaji area of district Bandipur. I feel this time elated and honored to be the part of this wonderful program, that is Rubru program. So far the education of Bandipora is concerned, we have seen that so many aspects, so many things have been discussed earlier. जहाँ तक मेरा अपना ताल्लुक़ है being a teacher, जो मैं बुरी तरह से महसूस कर रहा हूँ, जहाँ तक उन फॉर फ्लंग एरियाज़ की मैं बात करूँ, इसमें सर्व शिक्षा अभियान के तहत RET स्कीम लॉन्च की गई थी और उसके बाद 2010 तक वो चली। जो उस कैचमेंट एरिया, उस फिजिबल एरिया में जितने भी जो वेल क्वालिफाइड यूथ थे उनको तैनात किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद स्कीम वाइंड अप होने के बाद आज भी देखें कि कोई भी टीचर जहां मतलब कस्बे जहाँ में कस्बों में इस वक्त तैनात है, वो फॉर फ्लंग एरियाज़ में जाने के लिए तैयार नहीं है ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ द पॉलिटिक्स, तो which badly affects in the teaching learning process of these far flung schools. ये सबसे बड़ी एक चीज़ है जो है मैं अपनी सुझाव, मैं अपनी सजेशन इस वक्त देना चाहूँगा, काश एक स्कीम मतलब इंट्रोड्यूस किया जाए जहाँ पे उसी इलाके का जो पढ़ा लिखा जवान हो उसी को तैनात किया जाए, ताकि वो बेस्ट सर्विस वहाँ पे अपनी खुश असलूबी से और खुश एतमादी से, ताकि वो गरीब बच्चे वो भी ये एजुकेशन हासिल कर सके। पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारी चैनल रूबरू चैनल यहाँ बांडीपुर के इस दूर दराज इलाके में आई है और इस इलाके के मसाइल सुनने के लिए और इस मसाइलों को गवर्नमेंट तक या जो इसके हल कराने वाले हैं उन तक पहुँचाने के लिए मैं उनका हद से ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। हेल्थ एजुकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त जितने भी यहाँ नर्सिंग कॉलेजेस काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट का नर्सिंग कॉलेज है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन उनके पास टीचर्स की कमी है, फैकल्टी की कमी है। और साथ में मैं ये कहूँगा कि जो हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने तो दिया है, बिल्डिंग तो बनी है, लेकिन जो वहाँ उस हवाले से में सबसे जो कमी है वहाँ डॉक्टर्स की कमी है। जितने भी वहाँ काम करने वाले लोग हैं वो बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही कम है तो उस वजह से वहाँ बांडीपुर के दूर दराज से इलाकों से आने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किल आते हैं। रही पैरामेडिकल की बात, तो पैरामेडिकल हद से ज़्यादा कमी है वहाँ, नर्सिंग की बहुत ज़्यादा कमी है। मैं चाहूँगा कि मैं गवर्नमेंट से, मैं अपने LG साहब से, मैं अपनी तरफ से एक गुजारिशात पहुँचाना चाहूँगा कि हमारे बांडीपुर के हॉस्पिटल को खुसूसी तवज्जो दें। हमारे यहाँ इल्म जो पहले आता था अब धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहा है। वजह क्या है? वजह यही है कि स्कूलों की, अगर स्कूल है कहीं पे स्कूल्स है लेकिन बिल्डिंग की कमी है, कहीं पे स्कूल है तो टीचर की कमी है, कहीं पे स्कूल है तो ग्राउंड की कमी है, खेलने की जहाँ पे खेला जाए, एक बच्चा एक फिज़िकल एक्टिविटी करे वहाँ पे वो कमी है। रिसेंटली मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ जिसका नाम उनागाम है। वहाँ पे 1936 में स्कूल की रजिस्ट्रेशन हुई है GMS उनागाम के नाम पे, और 36 से लेके अभी तक वो रेंटल बिल्डिंग में है। कई बार मैंने उसकी रिप्रेजेंटेशन की, कई बार मैं DC साहिबा के पास गया, कई बार मैंने LG साहब को भी लेटर भेजी। अल्हम्दुलिल्लाह LG साहब ने अगरचे 50 लाख के करीब बिल्डिंग के लिए दे दी, लेकिन ज़मीन अभी तक हमें मैसर नहीं की गई। हत्ता कि मैंने कई बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपुरा से बात की कि हमारे लिए कहीं स्टेट लैंड होगी हमें अवेलेबल करा दीजिए और हमारी जो वो बिल्डिंग है वहाँ पे वो बन जाए और जो बच्चे हैं वो अपनी तालीम हासिल करें। बाकी वसलाम। ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ की सेहत अफ़ज़ा चीज़ों का क्या कहना है। मेरा ताल्लुक़ खुद प्राइवेट एजुकेशन के साथ है। मैं एक इदारे का चेयरमैन हूँ, केयर टेकर हूँ।
जो प्राइवेट स्कूल्स है उनके साथ हमारी गवर्नमेंट थोड़ा ज़्यादतियाँ कर रही है। एक इंस्टेंस है कि जब कोविड था, कोविड में 1000 बार हर स्कूल से अकाउंट नंबर लिए गए कि हम आपको थोड़ा मदद करेंगे, तो स्कूल वाले अकाउंट नंबर दे दे के थक गए, लेकिन कभी 1 टका भी किसी स्कूल को नहीं दिया गया। The people who are working there are highly qualified and their contribution can never be ignored in the system of education. आज प्राइवेट स्कूलों का तालीमी सिस्टम में सबसे बड़ा योगदान है, तो उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। Moreover, government is demanding us those things which they have themselves failed to fulfill in their own schools. जो उनके अपने स्कूलों में चीज़ें ही नहीं है वो हमें डिमांड करती है। जब भी हमें कोई सर्टिफिकेट लानी होती है, हमें हर एक डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट पहले लानी पड़ती है। हाँ, अगर हमें फायर एंड एमरजेंसी सर्टिफिकेट लानी है, हमें सम बनाना है जिसमें 5000 लीटर पानी चाहिए, हमें एक्सटिंग्विशर्स लगाने हैं। दे आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सटिंग्विशर्स, and kindly show me where the government has installed these fire extinguishers and have dug these sumps in their own schools. Why they are troubling us? तो मेरा नज़रिया जो है, मेरा नज़रिया इनसे सबसे मुख्तलिफ है। वो है उस्ताद की मेहनत और बच्चों की तरबियत किस तरीके से हो रही है। उसमें सबसे बड़ा जो तबका होता है, जो गवर्नमेंट मुलाजिम है या टीचर से कोई लेक्चरर है, कोई किसी तबके कोई किसी अहदे पे खड़ा हुआ है, तो वो किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। मिसाल के तौर कोई लेक्चरर अपने स्टूडेंट को कोई पढ़ाई दे रहा है, 1 घंटे का क्लास है या 2 घंटे का क्लास है, तो वो कम से कम उनको बोल रहा है कि भाई जब 1 घंटे का क्लास ख़त्म हो जाता है तो बच्चों को बोलते हैं कि आपको समझ आ गया टॉपिक, तो बच्चे बोलते जी सर हमें समझ नहीं आ रहा, तो उनको वही टीचर बोल रहा है कि चलो कोई टेंशन नहीं, मैं आपको बाद में कोचिंग सेंटर्स में आप आ जाना तो उसमें आपको समझाऊंगा। एक बात मुझे समझ नहीं आज तक आ जाएगी, जिस टीचर को, जिस लेक्चरर को गवर्नमेंट कम से कम 1 लाख या 1.5 लाख का तनख्वाह दे रहा है, तो वो इस तनख्वाह की मेहनत क्यों नहीं इस बच्चे पे कर रहा है। तो वो बाकी जो उसको कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा है तो वो तो अपने प्राइवेट की पेमेंट ले रहा है। तो नंबर 2 कि जैसा कि मेरा ताल्लुक़ एक रिलीजियस टीचर से और अल्हम्दुलिल्लाह मैं साइंस स्टूडेंट भी हूँ। तो उसके बाद जो हमारी बच्चों की तालीम जो आ रही है, उनकी जो जहन नशीन की जा रही है, खुसूसन हमारी मज़हब के तरीके से कि हमारा पालने वाला और हमारा खालिक और रज़ाक़ कौन है। कि आम तौर पर एक बच्चे से जब सवाल किया गया था, साइंस स्टूडेंट था वो, उन्होंने कहा कि भाई आप मुझे बताए कि एक टीचर से सवाल किया गया था कि आप मुझे बताएं कि ये जो बच्चे साइंस स्टूडेंट है, ये जो 10th और 12th पास स्टैंडर्ड पास करके ये क्यों अपने खालिक का इनकार कर देते हैं। फिर एक साइंटिस्ट ने, उस साइंटिस्ट का नाम है फ्रांसिस बेकन, और ये स्टेटमेंट लुइस पोस्चर के आई है। तो वो फरमाते कि ए लिटिल बिट ऑफ ए नॉलेज ऑफ ए साइंस मेक्स अ मैन एथिस्ट। ये छोटी सी एक साइंस की जो नॉलेज इंसान नॉलेज पढ़ता है, उसके बारे में इल्म पढ़ता है, साइंस के बारे में छोटा सा इल्म पढ़ता है, तो उसके दिमाग में ऐसी बातें आ जाती है कि वो अपने खालिक का इनकार कर देता है। एंड ए डेप्थ ऑफ नॉलेज ऑफ साइंस मेक्स अ मैन बिलीवर ऑन गॉड। और अगर साइंस की ताकीक तालीम हो, ताकि गहराई में तालीम करेगा, गहराई में इल्म हासिल करेगा, तो वो अपने खालिक को पहचानेगा। बस यही मेरी नज़रिया था जो मैंने आपके सामने रखी है। पुरानी बिल्डिंगों को गिरा कर अब ट्रिपल स्टोरी 4th स्टोरी बनाइए, ताकि लड़कों की, जैसे मेरे स्कूल में वहाँ 550 लड़के बच्चे हैं, कमरे ये अभी शफी साहब ने कहा 7। अब हमारी पुरानी बिल्डिंग है 5 कमरों वाली, हम उसको गिराना चाहते हैं, फंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी ये अनसेफ नहीं है। सेफ तो है लेकिन दूसरा मंजिल नहीं तामीर कर सकते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ से हम ज़मीन ला सकते हैं। मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है वो ज़रा इस पहलू को देखें, पुरानी बिल्डिंग को हटाकर 5 मंजिला इमारत तामीर करें, वहाँ फंड्स आए हैं और फंड्स को लेप्स होने से बचाएं। एजुकेशन की यहाँ पे बात हुई, वही अगर हम देखेंगे तो हमारी कौम के नौजवान को एक बहुत बड़ी बीमारी ने खोखला कर दिया है। मंशियात की मैं बात कर रही हूँ। अक्सर हमारे प्रोग्राम का यही मुद्दा होता है कि मंशियात को लेके हम बात करते हैं कि किस तरह से इस कैंसर जैसी बीमारी को अपने कौम से दूर रख सकते हैं। यहाँ के लोगों से भी जानेंगे कि किस तरह से हम मंशियात को दूर रख सकते हैं और क्या वजह है जो दिन ब दिन मंशियात जो है वो बढ़ता जा रहा है। आपने जो मंशियात के बारे में बात की है, हकीकत में नारद कश्मीर जो है मंशियात का बड़ा हब माना जा रहा था, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पिछले 2-4 सालों से इस पे लगाम कसी गई है। इसके लिए हम बांडीपोरा, खुसूसन में बांडीपोरा की बात करता हूँ, एक सेंसस में ये लिखा गया था कि बांडीपोरा में 7000 नौजवान जो है मंशियात की लत में पड़ चुके हैं, लेकिन इस पे बड़ी हद तक
बड़ी हद तक इस पे काबू किया गया है। इसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस डिपार्टमेंट का, खुसूसन एसएसपी साहब का बहुत ही शुक्रगुजार है कि जिन्होंने इसको बड़ी हद तक कंट्रोल किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा कंट्रोल हुआ है। अभी भी इक्के दुक्के लोग ऐसे हैं जो हमारे समाज को, हमारे नौजवान को खोखला कर रहे हैं, ये मंशियात खिला खिला के। तो हमारी पुलिस से, पुलिस डिपार्टमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से इतनी रिक्वेस्ट है, जहाँ पे भी कहीं ड्रग पेडलर लगे उनकी अच्छी तरह से इंक्वायरी की जाए, उन्हें सलाखों के पीछे रखा जाए, ताकि ये डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा ही नहीं पूरा कश्मीर ड्रग फ्री बन जाए। Everybody is talking about and there is a proverb, hate the sin, not the sinner. We are talking about and that and drug peddler should be dealt seriously. ना तजुर्बा क्या मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द रूट कॉज ऑफ दिस एडिक्शन. अगर कोई बंदा कहीं पे इस किसी चीज़ में, इस लत में इन्वॉल्व है, तो हमने देखना कि इसका रूट कॉज क्या है. तो उस पर देखने की ज़रूरत है, उस पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है. हमने ये नहीं देखना है कि अगर कोई बंदा अगर किसी नशे में, किसी इस लत में मुब्तला है, तो इसके ही शुड बी अरेस्टेड एंड ही शुड बी डील्ड विद सीरियसली. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द रूट कॉज ऑफ दिस, कि ये अगर आया है कि इस लत में पड़ गया है, क्यों पड़ गया है, तो इसका रूट काज क्या है. मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरा अपना तजुर्बा है कि जो आजकल का जो यूथ है, पीएचडी करके, एमएससी करके, एमए करके घर में बैठे हैं, तो इनको कोई पूछता नहीं है, तो वो ड्रग में इन्वॉल्व ना हो और कहाँ जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड सी द थिंग्स रियलिटी बिहाइंड इट, कि आया कि ये बंदा जो है एक अच्छा, इसके अल्लाह ताला ने इसको एक हसास दिमाग दे दिया है, ज़हीन दिमाग दे दिया है, क्यों ये इसे लत में पड़ गया है. तो आया है कि गवर्नमेंट को चाहे कि बेरोज़गारी जो एक सबसे बड़ी संगीन मसला है आजकल के इस दौर में, तो इस पे गौर किया जाए, नए वसाइल पैदा किए जाएं. अगर चले ठीक है आप हर एक को नौकरी नहीं दे सकते हैं, देयर आर मतलब प्राइवेट सेक्टर को रिच किया जाए. Private sector, there are so many things which government should introduce so that and more youth should come forward, ताकि इनको बेरोजगारी मिले, तो इस लत से वो आज़ाद हो जाए. यहाँ के लोकल बुज़ुर्ग लोग आए हैं, या नौजवान यूथ है, या हमारे ये बच्चे हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें भी आज एक अच्छा मौका मिला कि हम अपना ये दर्द सर जो है हमारा, ये किसी तक पहुँचा सकें. और इसमें सबसे पहले मैं जो अभी सर ने भी बात की, मैं बेरोज़गारी पे बात करूँगा. सर, हमारा छांदाजी एरिया जो है, ये दूर दराज एक बैकवर्ड एसटी एरिया है. तो ये बांडीपुर से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पे है. जबकि हमारा बच्चा जब हाई स्कूल में जाता है तो वो उसको तकरीबन 10 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है. वो पजलपुरा हाई स्कूल पढ़ता है. वो करके भी आज हमारे पास बच्चे पढ़े लिखे हैं इंशाल्लाह रहमान. मेरे गांव की इस वक्त हमारी बहुत कम आबादी है, लेकिन वो करके भी हमारे गांव के इस वक्त 60-70 बच्चा जो है, जो अच्छा पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन है, टीडीसी पास हैं. और मेन मसला ये है कि अभी हम ड्रग्स पे बात करते हैं तो बेरोज़गारी है. बेरोज़गारी की वजह से हमारे वो बच्चे आजकल मतलब हमारे से बड़े दूर हो रहे हैं और वो गलत चीज़ों में पड़ रहे हैं. तो मेरी आपकी वसादत से अपनी हुकूमत से, हमारे प्रधानमंत्री से मैं गुजारिश करता हूं, या एलजी साहब से मैं गुजारिश करता हूं, या हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके इस चीज़ पे नज़र करें. और ख़ासकर अगर नौकरियां वो नहीं दे सकते हैं तो प्राइवेट अदारे, इस वक्त हमारे स्कूल हैं सर, स्कूलों में हमारे जो गवर्नमेंट टीचर हैं वो तो काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे बच्चों को खेल कूद का भी मामला है, उनके ग्राउंड का मामला है, उनके किट्स का मामला है. और ख़ासकर जो कि मतलब आजकल खासकर मैं अपनी छंदाजी की बात करूंगा, सिर्फ सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको कोई पता नहीं है कि गवर्नमेंट के पास और भी कुछ स्कीमें हैं जिन स्कीमों का उन्हें फ़ायदा उठाना है. बात हो रही है ड्रग्स पे. जैसे आपने सुना हमारे मोहम्मद शफी साहब ने, जो हमारे टीचर है, या हमारे दूसरे सर ने बोला कि ये ड्रग्स जो यहाँ पे आया कि किस वजह से हुआ, क्योंकि बेरोज़गारी है. अब हमें इस ड्रग्स को कम करना है, उसके बारे में हमें सोचना है. अभी नॉर्थ कश्मीर बांडीपुरा से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे ड्रग्स एक पीक पे था, अभी बहुत कम हुआ है यहाँ पे. वजह क्या है? वजह यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की. वजह क्या है? वजह यहाँ पे इंडियन आर्मी
क्यों इंडियन आर्मी को मैं इतना ये बता रहा हूँ इंडियन आर्मी का? आप रिसेंटली देखिए यहाँ पे एक फुटबॉल टूर्नामेंट निकला था, यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट्स निकले, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कई टूर्नामेंट्स निकाले, जो कि हमारा यूथ है जो ड्रग्स में मुब्तला हुआ है उनको खेल कूद की एक्टिविटीज़ में उन्होंने लगा के जो टाइम वो ड्रग्स में लगाते थे आजकल वो टाइम अपने एक्टिविटीज़ में लगाते हैं, खेल कूद में। जी जनाब। ड्रग्स नॉर्थ कश्मीर, अभी हमारे एक साथी ने कहा ये बांडीपोरा हब है, ये हब नहीं था, यहाँ इल्म अदब आब ज़्यादा था, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ गई, स्कूल वही है, पॉपुलेशन बढ़ गई, ग्राउंड वही है, पॉपुलेशन बढ़ गई और ज़मीन वही है। अब इसके लिए नए तरीके ढूंढने हैं, आज कंप्यूटर एज है, आज डिजिटल ज़माना है, हमें ये सोचना है कि ड्रग्स अगर हम कंट्रोल करेंगे कैसे करेंगे। ये देखिए ये मेरा छांदजी एरिया है, अगर ये टूरिस्ट मैप पर इसको लिया जाता था या कैथसन को या छांदजी को या त्रागबल को, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती थी। हमारा वोलर है, वोलर बैराज, वो मंजूर हो चुका है प्रोजेक्ट, लेकिन अगर उसको सर्कुलर रोड बनता था, वहाँ पार्कें बनती थी, टूरिस्ट मैप पर चढ़ता था, रेल वहाँ बारामूला से यहाँ आती थी, फिर यहाँ से गुरेज और वहाँ से मतलब और ये क्या कहते हैं कोपाड़ा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती थी। मेरे बच्चे पीजी करके बैठे हैं घरों में, उनके पास न आमदनी का सोर्स है न कुछ है, वो ड्रग्स में मुब्तला न हो तब क्या करेंगे? वो बेचारे बिल्कुल ज़हनी तौर वो बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है उन बच्चों के लिए वो ज़रा सोचें जो पीजी करके हैं, जो एमए करके हैं, बीएड करके हैं, घरों में बैठे हैं। अब प्राइवेट स्कूलों में कितने लगेंगे, स्कूलों में कितने लगेंगे? वही नए नए वसाइल वो ढूंढे, नए नए वसाइल ढूंढ कर एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सकती है, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। मेरी गुजारिश है इन मामलों की तरफ सख्ती के साथ ध्यान दिया जाए और स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को सही तरीके पर जिस कदर ज़रूरत हो उस तरह तामीर किया जा सके। नाजरीन, हमारी टीम ने आज दौरा किया था बांडीपोरा के छांदजी इलाके का। यहाँ के लोगों से हमने बात की, बात चाहे एजुकेशन की हो, बात चाहे डेवलपमेंट की हो या हो बात हेल्थ सेक्टर की। और अगर आप चाहते हैं कि अगला दौरा हमारी टीम आपके एरिया में करे तो दिए गए सोशल मीडिया साइट्स पे राबिता करे। तब तक के लिए दीजिए रूबरू की पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।